ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवान और मैं हूं अर्पिता आर्या। बड़ी खबर इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ से आ रही है। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर को तोड़ते हुए भारी गोलाबारी की। पाकिस्तानी सेना ने भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया और रिहायशी इलाके को पाकिस्तान जो है वो निशाना बना रहा है। कई बार ऐसा देखा गया कि घुसपैठ कराने की नीयत से पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें करता है और एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसको लेकर सेना भी करारा जवाब दे रही है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन के विरोध में लोगों ने गाड़ियों में बैठकर प्रदर्शन किया। स्पेन में हालात पहले से थोड़े बेहतर हुए हैं, जिसके बाद वहां की सरकार ने ज्यादातर इलाकों में पाबंदियों में छूट दे दी। लेकिन राजधानी मैड्रिड और बार्सिलोना शहर में अब भी लॉकडाउन सख्ती से लागू है, जिसके विरोध में वहां के हजारों लोग अपनी गाड़ियों के साथ सड़कों पर उतर आए। हाथों में देश का झंडा लहराते हुए उन्होंने सरकार से लॉकडाउन हटाने की मांग की। इस कार रैली में कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल के साथ भी शामिल हुए और वो भी पूरे शहर में घूमकर सरकार से कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों को वापस लेने की अपील करते दिखे। सड़क किनारे खड़े कुछ लोग अपने हाथों में झंडा लिए प्रदर्शनकारियों का समर्थन भी करते दिखाई दिए। वहां के लोगों की शिकायत है कि मार्च से लागू लॉकडाउन की वजह से उनका धंधा चौपट हो गया। कईयों की तो नौकरियां तक चली गईं, जिसकी वजह से अब उनके सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। कोरोना का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में हुआ, जहां अब तक 1695 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में भी मरने वालों की संख्या 1000 को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 2426 नए केस आए, जबकि 60 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 32,000 के पार पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के भदोही में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। 3 दिन पहले हुई इस घटना में कई लोग घायल हो गए थे, जिसका एक वीडियो अब सामने आया। इस वीडियो में दो आदमी एक बुजुर्ग को लाठियों से बुरी तरह पीटते दिखाई दिए। मारपीट के दौरान बुजुर्ग खेत में ही गिर गया, लेकिन पिटाई कर रहे लोगों के हाथ नहीं थमे और वो लगातार उस पर लाठियों से हमला करते रहे। हालांकि इस बीच कुछ लोग वहां पहुंचे और बीच बचाव की कोशिश करते नजर आए, लेकिन हमलावरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बुजुर्ग को बुरी तरह जख्मी करने के बाद दोनों आरोपी परिवार के दूसरे लोगों पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। इस हमले में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया। पिताजी आए, उनको मारा गया, सर फट गया। मेरा बेटा है विवेक चौबे, इसको मारा गया, सर फट गया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके की झुग्गी बस्ती में बीती रात अचानक आग लग गई और इस भीषण आग में करीब 700 झुग्गियां जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी रात करीब 1 बजे मिली। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब मौके पर पहुंची तो आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही थी। इस आग में लोगों का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। राहत की बात यह भी है कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई परिवार बेघर जरूर हो गए। कुछ गैस सिलेंडर्स वगैरह फटे थे यहाँ पर और कैजुअल्टी अभी कोई रिपोर्टेड नहीं है। बाद में जो है चेक करके बाद में बताया जा सकता है। सर, ये किस वजह से आग इतनी ज़्यादा फैल गई है? कुछ आप देख ही रहे हैं, कोई सिलेंडर वगैरह भी फटे हैं यहाँ पर और सारा जलने वाला ही मटेरियल है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जो बचाव इन्होंने कर रखा हो। तो एग्जैक्ट तो क्या बताएंगे कि कैसे लगी आग, तो जांच का विषय है वो तो बात। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी क्रिकेट खेलने के लिए हरियाणा के सोनीपत पहुंच गए। मैच के वीडियो में सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन साफ दिखा, क्योंकि न तो किसी ने मास्क पहना और न ही किसी को 2 गज की दूरी याद रही। तपती धूप में खिलाड़ी आम दिनों की तरह मैदान पर क्रिकेट खेलते दिखे। खुद मनोज तिवारी ने भी बल्लेबाजी की। एक वीडियो में वो हाथों में दस्ताने, पैरों पर बंधे पैड और सिर पर हेलमेट पहनकर कुर्सी पर बैठे दिखे। मनोज तिवारी के आसपास कई लोग दिखे, लेकिन न तो कुर्सियों के बीच कोई फासला दिखा और न ही खड़े हुए लोगों को दूरी बनाए रखना ध्यान रहा। एक शख्स ने मनोज तिवारी के लिए गाना सुनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में मनोज तिवारी ने भी गाना सुनाया, लेकिन तब तक वो खिलाड़ी वाली पोशाक बदल चुके थे। लाएगी बड़ा सवेरा ये भारत। मनोज तिवारी के साथ और उनके पीछे कई लोग खड़े दिखे, लेकिन किसी एक का भी चेहरा ढका हुआ नहीं दिखा। सामने भी लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े रहे।
लेकिन गाना सुना रहे मनोज तिवारी ने भी उन्हें सावधान नहीं किया। मैच के बाद का मनोज तिवारी का एक बयान सामने आया जिसमें वो दूरी बनाकर सतर्क रहने को कहते दिखे, लेकिन ये बयान भी उन्होंने एक सोफे पर दो लोगों के बीच में बिना फासले के बैठ कर दिया। कोरोना संकट से जूझ रहे हम सब, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सतर्कता, इससे हम बच रहे हैं। मनोज तिवारी पर सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि इस मैच के लिए उन्हें दिल्ली से चलकर हरियाणा के सोनीपत में जाना पड़ा, जबकि दिल्ली और हरियाणा की सीमाएं पूरी तरह सील हैं। यहां तक कि डॉक्टरों, पुलिस वालों और मीडिया कर्मियों को भी हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं है। लेकिन क्रिकेट मैच खेलने जा रहे मनोज तिवारी के लिए बॉर्डर खोल दिए गए, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने हमले का मौका नहीं छोड़ा। आप एक तरफ डॉक्टर्स को और दिल्ली में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं के भी हरियाणा प्रवेश में रोक लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी जी को आपने कैसे वहां पर खेलने की और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेने की छूट दे दी? रविवार को खेले गए मैच के वीडियो आते ही मनोज तिवारी पर हमले तेज हो गए, इसलिए मनोज तिवारी को सफाई देनी पड़ी। खेल एक्टिविटी शुरू करने का नियम हो चुका है, केवल आपत्ति है, अभी मनाही है तो राजनीतिक और धार्मिक गतिविधि पर, और मैंने पूरी तरह से उसका पालन किया है। अब जिसकी नीयत में खोट है उसको हम क्या कर सकते हैं। चौथे लॉकडाउन के दिशा निर्देशों में केंद्र सरकार ने खेल के स्टेडियम खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन मैच के अलग अलग वीडियो में कुछ महिलाएं भी दिखी, जबकि केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक स्टेडियम में केवल खिलाड़ियों को आने की छूट है। न तो खिलाड़ियों या स्टाफ के अलावा कोई मैदान पर आ सकता है और न ही भीड़ जुटाई जा सकती है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को एक बार फिर सील कर दिया, जिसकी वजह से बॉर्डर के पास आज सुबह से लंबा जाम लगा हुआ है। दरअसल 18 मई से शुरू हुए लॉकडाउन 4 पे प्रशासन ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को खोल दिया था, लेकिन कल अचानक बॉर्डर बंद करने के ऐलान के साथ ही बॉर्डर पर एक बार फिर से लंबा जाम देखने को मिल रहा है। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, इस वक्त स्थिति क्या है? क्या इन लोगों तक ये जानकारी नहीं थी इसलिए ये पहुंचे हैं? देखिए अर्पिता, मैं इस वक्त यूपी गाजीपुर बॉर्डर के पास हूँ, दिल्ली बॉर्डर के पास हूँ। यहाँ पर यूपी की तरफ जो वाहन जाएंगे उनको पास दिखाना पड़ेगा, और मेरे पीछे आप लाइन देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो इनके पास नहीं है और पुलिस की तरफ से इनको वापस भेजा जा रहा है। यूपी पुलिस का साफ कहना है कि जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनको ही आगे जाने दिया जाएगा, और हर गाड़ी का यहाँ पर पास देखने के लिए यहाँ पर कवायद की जा रही है, क्योंकि ये कवायद इसलिए है कि गाजियाबाद में लगातार कोरोना के मामले बढ़े हैं, जिसको लेकर एहतियातन चिकित्सा विभाग और प्रशासन ने इस तरह का जो अमल करने का निर्णय लिया था। और लॉकडाउन दो था उसमें ठीक ऐसी ही स्थिति थी कि गाजियाबाद में आने वाले लोगों को अपना पास दिखाना पड़ेगा जो प्रशासन की तरफ से मिला होगा। अगर किसी के पास पास नहीं है या वो आवश्यक सेवाओं से जुड़े नहीं है, जैसे चिकित्सा से या बैंक सेक्टर से या दूसरी तरह से, सिर्फ पास और आवश्यक सेवाओं को ही जाने की इजाज़त देने की यहाँ पर कवायद की गई है। और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत पीछे तक लंबा जाम आप देख सकती हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग गाजियाबाद की तरफ एंट्री करना चाहते थे, यूपी में जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर को इसी तरह से सील किया गया है, जिसके बाद एक वाहन की चेकिंग होती है और जिसकी वजह से पीछे का जो ट्रैफिक है वो पूरा रुक जाता है। हालांकि गाजियाबाद प्रशासन ने इस पूरे मामले में अभी किसी तरह की छूट देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको पुलिस की तरफ से साफ निर्देश है कि किसी भी तरह से उन्हें छूट की इजाज़त नहीं है, चाहे वो अगर वो अपना पास दिखाते हैं तभी वो जा सकते हैं। ये देखिए, गाड़ी अगर यहाँ पर बिना पास की होती है तो ये सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पर और बड़ी तेज़ी से यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि जो लोग यहाँ पर से निकलें वो किसी भी तरह से। सर, आप पास देख रहे हैं सुबह से, ये देखिए इतनी तेज़ी से यहाँ पर काम किया जा रहा है, क्योंकि बात भी करना नहीं चाहते, लेकिन ये दिख रहा है सब, क्योंकि इनको सख्त निर्देश है कि किसी भी गाड़ी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि एक्शन लेने की बात की गई है। अगर जिसने भी थोड़ा सा रियायत दी तो ऊपर से अधिकारी एक्शन ले लेंगे। इसकी वजह से यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि जो गाड़ियाँ जाएंगी दिल्ली से यूपी की तरफ वो अपना पास दिखाएंगी, और इस तरफ आप देख सकते हैं मजदूर यहाँ पर कुछ निकल रहे हैं, उनकी भी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि यूपी बॉर्डर पर यूपी की तरफ जो भी आएगा उसको अपना पास दिखाना आवश्यक है। लेकिन सबसे अहम चीज़ यहाँ पर उन वाहनों का है, क्योंकि सुबह का दफ्तर जाने का समय है, काम पर जाने का समय है, क्योंकि ईद और पिछले शनिवार इतवार की छुट्टी के बाद 3 दिन की छुट्टी के बाद लोग आज निकले हैं, लेकिन सुबह अचानक ये जो यहाँ पर चेकिंग दिख रही है देर रात से लगातार यहाँ पर जारी है, और पुलिस प्रशासन यहाँ पर किसी को जाने की इजाजत नहीं दे रहा। आप देख सकती हैं लगातार जो वाहन है, चाहे 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, बड़ी गाड़ियाँ हैं। ठीक है दीपक, नजर बनाए रखिए। और हम आपको जरा ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं।
जो स्थिति को बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से ये 5 कैमरों की नज़र कि जैम की स्थिति वहां पर किस तरीके से है, क्योंकि ये बॉर्डर सील हुआ अभी जब लॉकडाउन 4 लगा था उसके बाद ये बॉर्डर खोला गया था, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है कि दिल्ली गाजियाबाद जो बॉर्डर है वो सील कर दिया गया और भारी तादाद में लोग देखिए वहां पहुंचे हैं। कई किलोमीटर तक ये लंबा जैम दिख रहा है। उधर लखनऊ में बीती रात हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। ये बदमाश कुछ दिन पहले ही लखनऊ में एक घर में हुई लूट के मामले में आरोपी था और मुठभेड़ के वक्त लूट का माल बेचने जा रहा था। इस मुठभेड़ में गोली लगने से वीरेंद्र यादव नाम के ये बदमाश घायल ये हो गया और इस बदमाश के पास से लूटे गए सोने और चांदी के आभूषण और 20,000 रुपए नकद बरामद किए गए। मेरी सूचना पे हम जब चेकिंग कर रहे थे तो क्राइम ब्रांच और जो मड़ियाव थाने की पुलिस थी वो संयुक्त रूप से इसमें चेकिंग कर रही थी और जब उसको रोका गया तो उसने पुलिस में मल्टीपल फायर किए जिसमें वो उसका पीछा कर और भागा, फिर उसके पीछा किया गया जिसमें ये घायल हुआ है। और फिर जब इसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब इसने अपना नाम जो है वीरेंद्र यादव बताया और उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये मड़ियाव वाली घटना वो किया है। तकरीबन 20,000 के आसपास अभी कैश भी मिला है और बाकी एक उसके बैग से 2 कारतूस भी मिले हैं और एक तमंचा भी है। हांगकांग में चीन के विवादित नेशनल सिक्योरिटी बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। इस बिल के तहत चीन हांगकांग में कई तरह की पाबंदियां लगा सकेगा, लेकिन चीन के इस कदम का हांगकांग में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। कोरोना के खतरे के बावजूद सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने वहां तैनात पुलिस की भी परवाह नहीं की और आगे बढ़ते रहे। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। आंसू गैस के गोले दागकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की गई। पुलिस के इस कदम से वहां भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि सख्ती के बावजूद लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। यूपी में कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक यूपी में मुंबई से लौट रहे 75% मजदूर और दिल्ली से लौट रहे 50% मजदूर कोरोना संक्रमित हैं, जबकि मुंबई और दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों से यूपी लौट रहे मजदूरों में 25% कोरोना संक्रमित हैं। जिस पर कांग्रेस के महासचिव ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोग कोरोना से पीड़ित हैं। प्रियंका गांधी के मुताबिक 25 लाख लोग अब तक यूपी लौटे हैं और अगर सीएम योगी के बयान को आधार माना जाए तो क्या यूपी में 10 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि यूपी सरकार कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 6,228 बता रही है। मुंबई से आने वाला जो भी कामगार है उसमें से 75% लोग ऐसे हैं जिनमें संक्रमण है। दिल्ली से आने वाला कामगार 50% ऐसा है जिसमें संक्रमण है। अन्य राज्यों से आने वाला जो कामगार है 25 से 30% ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें व्यापक संक्रमण है। तो हमारे लिए एक चैलेंज इस समय बना हुआ है, लेकिन मजबूती के साथ पूरी टीमें काम कर रही हैं। सीएम योगी के इस बयान के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि यूपी के मुख्यमंत्री का ये बयान सुना। सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 25 लाख लोग यूपी वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के बयान के आधार पर इनमें से महाराष्ट्र से लौटे हुए 75%, दिल्ली से लौटे हुए 50% और अन्य प्रदेशों से लौटे 25% लोग कोरोना से संक्रमित हैं। क्या मुख्यमंत्री जी का मतलब है कि यूपी में 10 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं, मगर उनकी सरकार के आंकड़े तो संक्रमण की संख्या 6,228 बता रहे हैं। उनके द्वारा बताए गए संक्रमण के आंकड़े का आधार दरअसल क्या है? लौटे हुए प्रवासियों में संक्रमण का ये प्रतिशत आया कहां से? 25 लाख लोग आए हैं, उनमें से 10 लाख उत्तर प्रदेश में संक्रमित लोग प्रवासी मजदूर हैं। इतनी बड़ी संख्या और अप्रमाणित कोई उसका आधार नहीं है। किस आधार पर यह संख्या हुई है, किस टेस्ट के माध्यम से संख्या हुई है, और इतनी ज़्यादा संख्या है तो आप उनको टेस्ट करने की क्या आपने रणनीति अपनाई है? ये कब तक ये मखौल होता रहेगा? इसके ऊपर सवाल उठाए हैं हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने। कोरोना के खतरे के बीच असम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। डिब्रूगढ़ में तो बाढ़ की वजह से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी ने भी प्रशासन की मुश्किल बढ़ा दी।
जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। डिब्रूगढ़ में तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कई गांवों में घुसने की वजह से बाढ़ आ गई। मकानों में पानी भरने की वजह से लोग बाढ़ में फंसे दिखे। वहां नदी पर बना एक कच्चा पुल ढहने से लोगों की मुश्किल और बढ़ गई। नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का असर सबसे ज्यादा दिखा। एक घोड़ा भी बाढ़ में फंसा नजर आया, जिसे बाद में इलाके के लोगों की मदद से बचा लिया गया। अम्फन तूफान के बाद से असम में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र समेत कई छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं और कोरोना के खतरे के बीच बाढ़ ने लोगों को वहां नई मुसीबत में डाल दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के दफ्तर के एक कर्मचारी को कोरोना हो गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के दफ्तर के एक कर्मचारी को कोरोना वायरस हो गया, जिसके बाद उसके संपर्क में आए कुछ और लोगों को क्वारंटीन किया गया। हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ जो स्टाफ हो उसने नियमों का पालन किया हो, लेकिन कहीं चपेट में आ गया। लेकिन हमने अपनी ओर से पूरी सुविधा और सावधानी बरती है। फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली का अपनी बेटी से डांस सीखने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन जब एक टीवी इंटरव्यू दे रही थीं, तभी वहां 5.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना इंटरव्यू नहीं रोका। We're just having a bit of an earthquake here, Ryan. If you see things moving behind me. यूपी के आजमगढ़ में एक मकान मालिक के बेटे पर आरोप लगा कि उसने लॉकडाउन में मकान का किराया नहीं देने पर किराएदार और उसकी पत्नी को गोली मार दी। इस घटना में घायल हुए दोनों पति पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 महीने दुकान बंद थी उनकी लॉकडाउन से। किसी को जब पैसा का इनकम नहीं उनके पास था। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक कबूतर मिला, जिसके पैर में अंगूठी के साथ कुछ नंबर लिखा हुआ था। इस मामले के बाद पुलिस जांच में जुट गई। इसके पैर में एक रिंग मिली है हमें, जिसको लोकल छल्ला बोलते हैं, और उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी डिजिटल और दूसरे माध्यमों से कार्यक्रम करेगी। इसके जरिए सरकार 1 साल के कामकाज की जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के नाम से लोगों को चिट्ठी लिखेंगे, जिन्हें 10 करोड़ घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके अलावा बीजेपी वर्चुअल रैली भी करेगी। बड़े राज्यों में कम से कम 2 और छोटे राज्यों में 1 वर्चुअल रैली करने की योजना है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल 30 मई को पूरा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आए एक ताकतवर तूफान ने वहां भारी तबाही मचाई। इस तूफान ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से पर्थ समेत कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ। तेज हवाओं की वजह से कई इमारतों की छतें उड़ गईं, पक्की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। तूफान की चपेट में आने से भारी भरकम पेड़ उखड़कर गिर पड़े। पेड़ गिरने की वजह से कई सड़कें बंद हो गईं, जिन्हें राहत बचाव के लोगों की मदद से खोला गया। कई बड़े पेड़ों को मशीनों की मदद से हटाया गया। तूफान की वजह से बिजली की सप्लाई पर भी बेहद खराब असर पड़ा और इलाके के करीब 50,000 घरों की बिजली ठप हो गई। मौसम को देखते हुए प्रशासन ने भी लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी। इस दौरान समंदर में भी तेज लहरें उठती नजर आईं। किनारे खड़ी कई नावें पानी में हिचकोले खाती दिखी। हालांकि चेतावनी के बावजूद लोग समंदर में तैराकी करने पहुंच गए। खतरे के बावजूद लोग वहां लहरों की सवारी करते दिखे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोरोना संकट को काबू में बताया। उन्होंने माना कि लॉकडाउन में ढील देने के बाद 1 हफ्ते में 3,500 लोग कोरोना की चपेट में आए, लेकिन इसी दौरान 2,500 लोग ठीक भी हुए। तो लगभग जितने ठीक हुए उतने ही बीमार हैं। लगभग 6,500 ठीक हो गए, 6,500 अभी बीमार हैं मोटा मोटा। 261 लोगों की मौत हो गई। 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड है, 2,500 बेड अभी खाली हैं। सरकार के पास 250 वेंटिलेटर हैं, उनमें से केवल 11 वेंटिलेटर अभी यूज़ हो रहे हैं। लगभग 240 वेंटिलेटर खाली हैं, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फंसे मजदूर स्पेशल ट्रेन से लखनऊ लौटे। देश के अलग अलग इलाकों में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए रेलवे कई श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें चला रहा है। ऐसी ही एक ट्रेन कई मजदूरों को लेकर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन के पहुंचने से पहले ही स्टेशन पर कई तैयारियां की गईं और मजदूरों को एक एक करके ट्रेन से उतारा गया और बाहर निकलने तक उनके बीच की दूरी बनाए रखने का भी ध्यान रखा गया। जबकि इन लोगों की स्क्रीनिंग के लिए भी स्टेशन पर डॉक्टरों की एक टीम तैनात रही। उत्तर प्रदेश में रोजाना कई दर्जन ट्रेनें आ रही हैं। रेलवे स्टेशन चारबाग है, आप देखिए यहाँ पर जो भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आ रहे हैं, पहले उनकी चेकिंग की जा रही है। ट्रेन से लौटने वाले मजदूरों को स्टेशन पर ही खाने के पैकेट भी बांटे गए। मजदूरों ने बताया कि रास्ते में भी उन्हें खाने पीने की परेशानी नहीं हुई। कहाँ से आ रहे हैं आप? जी मुंबई से। मुंबई से आ रहे हैं।
खाने पीने मिला वहाँ? मिला। यहाँ तो रास्ते में मिला, वहाँ के पूछ रहे हैं? वहाँ भी मिला। रेलवे स्टेशन पर ही इन मजदूरों से जरूरी जानकारी लेकर इनको गांव तक भेजने के भी इंतजाम किए गए। मध्य प्रदेश के बैतूल में खाने के मुद्दे पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर और ढाबा मालिक के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि ढाबा मालिक ने अपने कर्मचारी के साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर रमेश शर्मा को जमकर पीटा। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग मैनेजर की पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान मैनेजर रमेश शर्मा मदद की गुहार लगाते रहे लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल रमेश शर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही इस मामले में FIR दर्ज कर ली। यूपी के सुल्तानपुर में ट्रेन रोककर भागते मजदूरों का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो के सामने आने पर मजदूरों पर कार्रवाई की गई। बताया गया कि मजदूरों ने ट्रेन की चेन खींचकर उसे रोक दिया और मजदूर ट्रेन से उतरकर भागने लगे, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में मजदूर एक छोटे स्टेशन के बाहर अपना सामान उठाकर भागते नजर आए। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन हरकत में आया और मजदूरों की धरपकड़ शुरू कर दी। बताया गया कि मजदूरों को पकड़कर पहले उनकी मेडिकल जांच की गई, फिर उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। जो लोग उतरे थे उनको इस मेडिकल स्क्रीनिंग कराकर क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। शेष विधिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जा रही है। हालांकि मजदूरों को क्वारंटीन कर दिया गया, लेकिन पुलिस के अधिकारी ने बताया कि ट्रेन रोकने के आरोप में मजदूरों पर कार्रवाई भी की जाएगी। प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के निधन पर दुख जताया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई हस्तियों ने पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के निधन पर दुख जताया। ओलंपियन बलबीर सिंह पिछले कई हफ्तों से मोहाली के एक अस्पताल में भर्ती थे। वंदे भारत मिशन के तहत 146 लोगों को लेकर एक विमान कतर के दोहा से बिहार के गया पहुंच गया। 46 पैसेंजर के साथ में, जिसमें 5 पैसेंजर झारखंड के भी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं के लिए 15,000 से ज्यादा केंद्र बनाए गए। पहले इसके लिए 3,000 केंद्र तय थे, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे की वजह से सभी नियमों का सही तरीके से पालन करवाने के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई। हरियाणा के करनाल में एक पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल हो गए। अभी मैं सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से कि यहाँ कोई धमाका हुआ है। पुलिस तुरंत मौके पे आ गई थी, फायर ब्रिगेड हमने सूचना दे दी थी। लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में फंसे पंजाब के 5 लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से उन्हें भारत लाने की गुहार लगाई। सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें अपने घर बुलाया जाए ताकि उनका हम पूरा इलाज करवा सकें, और सरकार के जो भी नियम हैं, चाहे वो क्वारंटाइन है या कुछ भी है, हम वो फॉलो करने के लिए तैयार हैं। बिहार के लातेहार में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों ने ईद मनाई। वहां के क्वारंटीन सेंटर्स में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और इसलिए ईद के मौके पर प्रशासन की तरफ से वहां कई तरह के इंतजाम किए गए ताकि परिवार से दूर क्वारंटीन में रह रहे ये लोग भी त्योहार मना सकें। इसके लिए प्रशासन की एक टीम सेवैयां, फल और कई तरह के खाने पीने का सामान लेकर वहां पहुंची, जिसे सबसे पहले पूरी सफाई के साथ पैक किया गया और फिर लोगों के बीच बंटवाया गया। ईद के मौके पर इलाके के सभी क्वारंटीन सेंटरों में इस तरह के इंतजाम किए गए। क्वारंटाइन सेंटर में सेवई का व्यवस्था किया गया है और लोग इसमें काफी खुश महसूस किए हैं। लोगों के बीच नाश्ता बंटवाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। प्रशासन की टीम ने खाने के पैकेटों को एक गत्ते के डिब्बे के ऊपर रखा, जिसे एक एक कर लोगों ने उठाया और पैकेट लेकर अपने कमरों में चले गए। लातेहार के साथ ही गया के क्वारंटीन सेंटरों में भी ईद पर कई तरह के इंतजाम देखने को मिले। वहां एक बड़े मैदान में झालरों से सजावट की गई। जमीन पर दरियां और चादरें बिछाई गईं, जहां बैठकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से सभी लोग एक दूसरे से कुछ फासले पर बैठकर दुआ मांगते नजर आए। बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन पर एक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे कई लोगों ने प्रशासन पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने प्रशासन पर यह भी आरोप लगाया कि उन्हें स्टेशन से घर भेजने का इंतजाम भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें तेज धूप में घंटों इंतजार करना पड़ा। इसी पर नाराजगी जताते हुए गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। गांव लौटने का इंतजार कर रहे इन प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर बदइंतजामी का आरोप लगाया। व्यवस्था नहीं है, भूखे प्यासे या तड़प रहे हैं, ना गाड़ी है, कहीं जा सकते हैं, ना पैदल जा सकते हैं। स्टेशन पर हंगामा बढ़ता देख वहां तैनात पुलिस वालों ने इन लोगों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहा। हंगामे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का भी ख्याल नहीं रखा, जिससे कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ गया।
WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर फिलहाल रोक लगा दी है। पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के इस्तेमाल का समर्थन किया था, साथ ही खुद भी इस दवा के इस्तेमाल का दावा किया था। लेकिन एक रिपोर्ट में पाया गया कि इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों की मौत का खतरा बढ़ जाता है। इसी के बाद WHO ने फिलहाल इस दवा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और इस दवा का आमतौर पर आपको बता दें मलेरिया के लिए इलाज के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। पोलैंड की राजधानी वार्सा में कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के खिलाफ लोगों ने एक रैली निकाली। वहां की सरकार ने नियमों में थोड़ी ढील देते हुए रेस्टोरेंट और सैलून को फिर से खोलने की इजाजत दे दी। लेकिन लोग सरकार के इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं दिखे और उन्होंने वहां लगी हर तरह की पाबंदी को खत्म करने की मांग पर एक रैली भी निकाली। हाथों में झंडे और पोस्टर लिए लोग लॉकडाउन का विरोध करते दिखे। एक प्रदर्शनकारी तो मुखौटा लगाकर सरकार की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को खत्म करने की मांग करता दिखाई दिया। प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की कोई हिंसा न हो, इसके लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात दिखे। बताया गया कि लोग अब सरकार से दफ्तरों और फैक्ट्रियों को खोलने की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। ओडिशा के भुवनेश्वर में लोगों के घर पर ही शराब पहुंचाने की योजना शुरू होते ही ध्वस्त हो गई। वहां लोग ऑनलाइन शराब खरीदने के बजाय सीधे दुकानों पर ही पहुंच गए और शराब की दुकानें खुलने से पहले ही खरीदारों की लंबी लाइन लग गई। दुकान का शटर अभी आधा ही खुला कि खरीदारों की भीड़ बेकाबू हो गई। जिसे जहां से जगह मिली वो दुकान के अंदर घुसा और शराब की बोतलें और पेटियां खरीदकर ही बाहर निकला। शराब की दुकानों पर कुछ पुलिस वाले दिखे, लेकिन उन्होंने भी किसी को रोकने की जहमत नहीं उठाई। जबकि ओडिशा में लोगों को दुकानों से सीधे शराब खरीदने की छूट नहीं है। मेरे को चाहिए, सोचिए दारू चाहिए तो 6 घंटे का मिलेगा या वो भी नहीं मिलेगा, वो भी गारंटी नहीं है। सबको तो उतना मोबाइल में आप जाके डाउनलोड करके सब तो नहीं कर पाएगा ना। वहीं लोगों की भीड़ देखकर दुकानदार को भी ऑनलाइन बिक्री का नियम याद नहीं रहा। तभी वहां पुलिस के सायरन की आवाज गूंजी तो भीड़ दाएं बाएं होने लगी। वहां गश्त के दौरान पहुंचे पुलिस वालों ने लोगों को हटाना शुरू किया, लेकिन शराब की खुली बिक्री रोकने की कोशिश इन पुलिस वालों ने भी नहीं की। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बस, हवाई जहाज और ट्रेन से सफर करने वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है और इस गाइडलाइंस के मुताबिक सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर समय समय पर कोरोना से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इसके अलावा लोगों की स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और रेलवे की होगी। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में एक जूता फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 23 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ये आग आज सुबह 8:30 बजे से लगी है और इस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, फिलहाल स्थिति क्या है, कितना और वक्त लगेगा आग पर काबू पाने में? देखिए अर्पिता, अभी समय ज्यादा लगेगा क्योंकि 23 गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और जो फैक्ट्री का जो एरिया है वो 3 से 4 मंजिल की फैक्ट्री है और उसमें रॉ मटेरियल भी रखा गया है। जूता फैक्ट्री है तो जाहिर सी बात है कि प्लास्टिक और रबर का आइटम ज्यादा है, जिसकी वजह से आग बुझाने में दमकल विभाग को परेशानी हो रही है। हालांकि किसी तरह के हताहत होने की सूचना नहीं है क्योंकि लगभग 8:30 बजे के बाद से लगातार दमकल की गाड़ियां काम कर रही है। दमकल का कहना है कि कंट्रोल चारों तरफ से है, जो आसपास का एरिया है उसे खाली कराया गया है ताकि इस आग का असर दूसरी फैक्ट्रियों में ना हो और इसकी वजह से ही वहां पर एहतियातन सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन कुछ समय और लगेगा जिससे आग पर काबू पा जा सके। जी, बिहार के कई शहरों में क्वारंटीन सेंटरों में ठहराए गए मजदूरों ने बदइंतजामी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। ऐसी ही एक तस्वीर बिहार के बांका से सामने आई, जहां मजदूरों ने क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने का इंतजाम नहीं होने का आरोप लगाया और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान इन मजदूरों ने सड़क को जाम कर दिया, जिससे वहां से आने जाने वाली गाड़ियां वहीं खड़ी हो गईं। अच्छा खाना नहीं देता है और पंखा उनका भी नहीं है, रात में मच्छर बहुत काटता है। कुछ ऐसा ही नजारा मुजफ्फरपुर के क्वारंटीन सेंटर में भी दिखा, जहां खाने की शिकायत को लेकर मजदूरों ने अधिकारियों के सामने ही हंगामा कर दिया। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। इतना ही नहीं, मजदूरों ने अधिकारियों पर घोटाले का भी आरोप लगाया। यही सरकार का सब पैसा खा रहा है। किशनगंज के क्वारंटीन सेंटर में रुके मजदूरों ने भी सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगाया और एक बांस की मदद से सड़क जाम कर हंगामा कर दिया। ना ही बाथरूम है किसी का सही है कि भी
ना मास्क सैनिटाइज कुछ भी नहीं मिला है, ना रहने का व्यवस्था है। मजदूरों के हंगामे की जानकारी मिलने के बाद एक पुलिस वाला वहां पहुंचा और किसी तरह समझा बुझाकर उसने उन्हें शांत कराया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से 3 हत्याओं का सनसनीखेज मामला सामने आया। उन्नाव के औसार थाना क्षेत्र के पूरणखेड़ा गांव के बाहर तालाब के पास एक मां और उसकी 2 बेटियों की लाश मिली। बच्चियों की उम्र 8 साल और 4 साल बताई जा रही है। तीनों की गला घोंटकर हत्या करने का शक है, क्योंकि मौके से तीनों के ही गले में कपड़े का फंदा मिला है। हत्या के इस मामले में पुलिस ने मरने वाली महिला के पति और उसके देवर से पूछताछ शुरू की है। जो लाशें हैं उन पे कपड़े का फंदा लगाकर हत्या करने की प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है, और जो परिजनों से बातचीत में आ रहा है कि ये पारिवारिक विवाद का मामला हो सकता है। इस सिलसिले में महिला के पति और उनके देवर को पुलिस की कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाएगी। मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से राजस्थान पहुंच गए। तिरुवनंतपुरम से करीब 1400 मजदूरों को लेकर यह ट्रेन करौली पहुंची, जहां सभी मजदूरों को एक एक कर ट्रेन से उतारा गया। मजदूर एक दूसरे से तय दूरी बनाकर ही ट्रेन से उतरे। इसके बाद वहां पहले से तैयार डॉक्टरों की एक टीम ने मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की। डॉक्टर थर्मल गन से सभी मजदूरों का तापमान मापते और उनसे स्वास्थ्य से जुड़े सवाल करते दिखे। स्टेशन पर इतने इंतजामों को देख मजदूर भी काफी खुश नजर आए। आने जाने की सबकी, उतारने की, चेकिंग वगैरह करने की सब सारी अच्छी सुविधाएं। मजदूरों के लिए स्टेशन पर ही खाने पीने का भी इंतजाम किया गया। प्रशासन की तरफ से स्टेशन पर मजदूरों को खाने के पैकेट और पानी की बोतलें दी गईं। अपने अपने गांव निकलने से पहले मजदूर स्टेशन परिसर में कुछ देर सुस्ताने के लिए बैठ गए, जहां उन्होंने खाना खाया। स्टेशन पर मिली सुविधाओं की मजदूरों ने खूब तारीफ की। हम केरला से आए हैं एल्डोन में, यहाँ खाना का और पानी पीने का साधन सब बड़ी बढ़िया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में समंदर के किनारे बने एक गोदाम में जबरदस्त आग लग गई। बताया गया कि आग गोदाम में रखे कबाड़ में लगी, जिसने जल्दी ही गोदाम के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। हर तरफ भीषण लपटें नजर आने लगी। आग को फैलता देख दमकल की कई गाड़ियां वहां भेजी गईं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आग को नहीं रोका जा सका। लपटों के सामने पानी की बौछारें भी बेअसर साबित हुई। गोदाम का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। हालात बेकाबू होते देख वहां दमकल की कई और गाड़ियों को तैनात किया गया। आग पर ऊंचाई से भी पानी की बौछार की गई। आग बुझाने के लिए एक जहाज की मदद भी ली गई। गोदाम के ठीक बगल में दूसरे विश्व युद्ध के जमाने का एक जंगी जहाज खड़ा था, हालांकि उसे आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। कानपुर में रेलवे स्टेशन पर मजदूर खाने के पैकेट उठाने के लिए आपस में धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। आरोप है कि IRCTC के कर्मचारियों ने दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों को फेंक कर खाना दिया और खाने के पैकेट उठाने के लिए मजदूर जद्दोजहद करते दिखाई दिए। तस्वीरों में दिखा कि मजदूरों की ओर खाने के पैकेट लगातार फेंके जा रहे थे, जिन्हें भूख से बेहाल मजदूर उठाने के लिए मजबूर थे। आरोप लगाया गया कि IRCTC के कर्मचारियों ने मजदूरों से जानवरों की तरह व्यवहार करते हुए उन्हें फेंक कर खाना दिया, जिसे उठाने के लिए मजदूर आपस में धक्का मुक्की करने लगे। खाने के पैकेट लेने की होड़ में मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही गए। आरोप है कि रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों को कहीं फेंक कर खाना दिया गया तो कहीं बासी और खराब खाना दिया गया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने रेलवे की तारीफ करते हुए अपनी सरकार पर सवाल उठा दिया और नसीहत दी कि किसी को भी रेलवे के काम के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया जब उद्धव ठाकरे और रेल मंत्री पीयूष गोयल के बीच इस मुद्दे पर जुबानी जंग चल रही है। सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन को एक दूसरे मदद कर रहे हैं, रेलवे मंत्रालय भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इसकी हम सब लोगों ने उनकी सराहना करनी चाहिए और उनका धन्यवाद। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। ऐसे में एनसीपी नेता के इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। महाराष्ट्र सरकार के एनसीपी के बड़े नेता स्वयं कहते हैं कि रेल मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है, पर महाराष्ट्र की सरकार दावा करती है 125 ट्रेन का, पर इनके पास लिस्ट कोई रेडी नहीं। आजकल फिल्मों से ज्यादा एक्टर सोनू सूद को मजदूरों की मदद के लिए चर्चा में जाना जा रहा है। सोनू सूद अपने दोस्तों के साथ न सिर्फ एक दिन में 45,000 लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, बल्कि मुंबई में फंसे मजदूरों को बसों के जरिए उनके घर भी भेज रहे हैं। We were distributing food in almost 45,000 every single day. And then we saw these migrants walking down the highways. And then I spoke to a lot of
departments in Maharashtra, spoke to people in Karnataka, and had to use some good offices to get those permissions done. And that's the first time 350 people went to home in the buses. लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे करीब 180 पाकिस्तानी नागरिकों को कल उनके देश भेजा जाएगा। इन सभी लोगों को अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भेजा जाएगा। ये सभी लोग गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और पंजाब के अलग अलग शहरों में फंसे थे। अब तक भारत पाकिस्तान के 234 नागरिकों को उनके घर भेज चुका है। पाकिस्तान के कराची में ईद की नमाज पढ़ने के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात भूल गए। इससे पहले सरकार ने ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की थी, जिसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए एक मैदान में हजारों लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। न तो किसी चेहरे पर मास्क दिखाई दिया और न ही एक दूसरे से दूरी बनाने का ख्याल ही किसी को आया। नमाज पढ़ने के लिए सभी लोग एक दूसरे के नजदीक खड़े रहे। हजारों की इस भीड़ में किसी के भी चेहरे पर कोरोना का खौफ नहीं दिखा। एक साथ नमाज पढ़ने पर किसी ने आपत्ति भी नहीं जताई। हद तो तब हो गई जब नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे के गले मिलते नजर आए। ऐसा लगा कि कोरोना से बचने की अपील की परवाह किसी को भी नहीं थी। लोगों ने कोरोना से दुनिया की सलामती की दुआ तो की, लेकिन वो खुद अपनी सुरक्षा भूल गए। दुआ करते हैं हम भी कि अल्लाह ताला इस वबा से हमें जल्द से जल्द निजात अता फरमाए। हालांकि नमाज पढ़ने से पहले लोगों पर दवा का छिड़काव किया गया, लेकिन वो भी महज दिखावा ही था, क्योंकि वहां भीड़ इतनी थी कि सभी पर दवा का छिड़काव करना भी संभव नहीं था। रेसलर खली ने चिकन बनाने का एक वीडियो शेयर किया। लॉकडाउन के बीच रेसलर खली ने घर में अपने तरीके से चिकन बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये भुज के चिकन सिर्फ फैट निकल जाएंगी, प्रोटीन ही प्रोटीन रहेगा। दिल्ली के पास नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर के रिकॉर्ड रूम में आग लगने से कई फाइलें जल गईं। प्रशासन ने आग लगने के मामले की जांच के लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी बना दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसद के कुछ अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें संसद की समितियों की बैठकें फिर शुरू करने पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना वायरस संकट के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। दिल्ली के नंदनगरी थाने में तैनात एक सिपाही की दिमागी बुखार से मौत हो गई। ये सिपाही 3 मई से दिल्ली के पास नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती थी।